नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, मैं बात कर रही हूँ जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया। उसको लेकर बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। एक तरफ बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ विपक्ष बोल रहा है कि वो जनता के मुद्दों पर बात करने लगे थे। भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की नहीं मान रहे थे, इसलिए उनको इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में जगदीप धनखड़ जी की आपने भी कई फोटो और वीडियोस देखे होंगे, कैसे वो मोदी जी के सामने नमस्तक होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अचानक से अब इस्तीफे के पीछे का राज आखिर क्या है? दोस्तों, पिछले 10 सालों में जगदीप धनखड़ जी की आपने भी कई फोटो और वीडियोस देखे होंगे, कैसे वो मोदी जी के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई दिए। और जो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, कुछ दिनों पहले वो अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी की सपोर्ट पे खड़ी नजर क्यों आई? दोस्तों, इन सब चीज़ों से आज पर्दा उठाने वाले हैं, तो आप वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जगदीप धनखड़ के अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन के बाद जिस तरह की पीछे खबरें चल रही हैं, क्या इसके पीछे वजह हो सकती हैं? द स्टोरी बिहाइंड दिस होल थिंग, ये आज मैं आपको बताऊंगी और आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको किसी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं मिलेगी, क्योंकि खबर हम तक ये भी है कि उन सब लोगों को बोल दिया गया है कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना। इसलिए आप देखेंगे न्यूज़ चैनल्स पर फोकस सारा ये है अगला वीपी कौन होगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि भैया ऐसा हुआ क्या। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर भी मैं आपकी नज़र डालना चाहती हूँ कि आप ये चेंज ऑफ हार्ट ऑपोजिशन का धनखड़ की तरफ देख रहे हैं। भाई आप सोचिए, 6 महीने पहले तक जो ऑपोजिशन पार्टीज जिन जगदीप धनखड़ के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती थी, अचानक से 6 महीने बाद उनको ही रेजिग्नेशन देना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ द फॉल आउट विद द गवर्नमेंट। जो रीजंस है मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन वहीं पर ये कांग्रेस उनके लिए इस तरह के लंबे लंबे निबंध लिख रही है जैसे कि भैया इनको मनाना चाहिए, इनको प्लीज वापस लाइए, ये तो देश हित में होगा। जयराम रमेश का जरा आप ये ट्वीट देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार जगदीप धनखड़ के सपोर्ट में आया जा रहा है। बात तो सही है। और सपोर्ट में आते हुए देखिए किस तरह की बातें बोल रहे हैं। मैं तो जब ये लिख रहे हैं कि भैया किसी भी तरह से, आप सोचिए जयराम रमेश के ये जो शब्द हैं, इन शब्दों पर आप ज़रा गौर कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ, हाईलाइट करके लिखते हैं, ये समय अटकलें लगाने का नहीं है। श्री जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया है। अरे बाप रे, आपने श्री 1008 नहीं लगा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, अगर आप भी मुझसे किसी भी मुद्दे पर सीधी बात करना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। आप हर शाम मुझसे लाइव पर जुड़कर अपनी राय मुझे शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को ज्वाइन करके आप हमारी छोटी सी आर्थिक मदद ज़रूर करें। तो हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा क्यों हुआ है या कराया गया है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि यही ऑपोजिशन जगदीप धनखड़ के पूरे कॉन्डक्ट के खिलाफ था और बिल्कुल गलत नहीं था उनका ये सोचना या फिर उनका खिलाफ होना, क्योंकि जगदीप धनखड़ के खिलाफ कह सकते हैं ही वाज अ कंप्लीट डिसग्रेस टू हिज ओन पोस्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर रहते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारी भारत के इतिहास में इस तरह के कोई भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हों, या जो बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जिन्होंने इतना पक्षपाती रवैया किया हो। और सिर्फ पक्षपाती नहीं, उनकी लैंग्वेज। और जब जयराम रमेश ये बोलते हैं कि अच्छा बड़े निष्पक्ष थे और सरकार हो या फिर ऑपोजिशन हो, बिल्कुल एक ही तरह उन लोगों को लताड़ते थे या फिर उन लोगों से कहते थे, बात करते थे। तो ये ज़रा एक क्लिप देख लीजिए इस बात को गलत साबित करने के लिए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। You should replace. One second, Jairam Ramesh. You are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम में। खड़गे जी, आप सोचिए, खड़गे जी, खड़गे जी। Don't bring that Varna. क्या? Still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh. He's a very intelligent, very that, and I am dull, so that No, he no, should no, be no, no. replaced. No, no. 1 second. और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से अब ये कही जा रही बात गले नहीं उतरती।
है। अब वही मैं बोल देती हूँ कि आखिर ये कांग्रेस का आपको चेंज ऑफ हार्ट क्यों दिख रहा है? जगदीप धनखड़ जो कि ब्लू आइड बॉय थे मोदी सरकार के, जिनको पहले आप ये कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ हो सकता है कि आज आकर आपके सामने विक्टिम कार्ड खेलें, लेकिन वो कोई भी विक्टिम नहीं थे। उन्होंने हमेशा मलाई खाई है, जितना डिजर्व करते थे उससे ज़्यादा उनको हमेशा मिला है। उनको पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर के तौर पर हमने देखा है, तब भी कितने फॉल आउट उनके ममता बनर्जी की सरकार के साथ होते थे। आज की डेट में आपने इस तरह के क्लैशेस नहीं सुने होंगे ममता बनर्जी और गवर्नर के बीच में, जितना जगदीप धनखड़ के समय पर होता था। और पूरी तरह से मोदी सरकार उनके साथ तटस्थ खड़ी रही, अपने शख्स को, अपने गवर्नर को हमेशा सपोर्ट करती रही, बचाती रही। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको एलिवेट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया। जब उसके बाद हमने उनकी इतनी झुकी हुई स्पाइन देखी थी, आज अचानक से ये सीधी हो गई, अचानक से सेशन शुरू होते ही ये सीधी हो गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ही खुद नहीं चाह रही थी जगदीप धनखड़ को? क्या इनको हटाया जाता? उससे पहले इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और इनको क्यों हटाया जाता? खबरें ये आ रही हैं कि पिछले कई महीनों से ये क्या कर रहे थे, जो मैंने बताया आपको कि 6 महीने के बीच में क्या ट्रिगर हुआ, 6 महीने के बीच में ये ट्रिगर हुआ कि ये खुद ही ऑपोजिशन लीडर्स को बुला बुला के मीटिंग्स कर रहे थे। खबरें ये हैं सूत्रों के हवाले से मैं आपको, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना रिलायबल सोर्सेज के हवाले से मैं आपको ये खबर बता रही हूँ कि जगदीप धनखड़ ऑपोजिशन लीडर्स को बुला के मीटिंग्स करते थे, एमपीज को बुला के मीटिंग करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे थे, मीटिंग करते हुए वो उन लोगों को बेसिकली बोल रहे थे कि वो किस तरह से बीजेपी के एलाइज से बात करें, और सब लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए और इकट्ठे आने के लिए ये सब चीज़ें वो कर रहे थे। जो हो सकता है कि ऑपोजिशन सपोर्टर्स को लग रहा हो कि फिर सही कर रहे थे, लेकिन अगर आप देखें तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, राज्यसभा के चेयरमैन रहते हुए, जिस तरह से कॉन्डक्ट उनका पहले भी क्वेश्चनेबल था, उसी तरह से ये कॉन्डक्ट भी उनका क्वेश्चनेबल था। और ये खबरें पहुंच गई ऊपर तक। ये ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मीटिंग करते हुए उन मीटिंग में बैठकर लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ लैश आउट कर रहे थे, बोल रहे थे। अब यहीं पर आप देखिए, अगर वो लैश आउट कर रहे हैं उनके ऊपर, और लैश आउट करते हुए अगर वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, तो एक बार के लिए आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, कभी भी किसी को समझ में आ सकता है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि जगदीप धनखड़ तो प्लीज विक्टिम कार्ड हम लोगों के सामने ना खेले। जब तक उन्हें जहाँ से जो मलाई मिल रही थी वो लेते रहे, वो मलाई लेते हुए वो ऊपर पहुंचे, और उसके बाद जब उनको लगा कि वो ही कैन स्टर द पॉट और वो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बिकॉज ही इज एट दैट पोजीशन, तो वो इधर नॉट रिलायबल एट ऑल। सरकार को ये लगने लगा ये कोई सत्यपाल मलिक का 2.0 वर्जन हो सकता है, जो अभी इस तरह से हमारे खिलाफ निकल के हमारे खिलाफ बातें करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए खबरें ये है कि आने वाले समय में और भी इस तरह के चेहरे हमारे सामने आ सकते हैं। क्या असल कारण था जगदीप धनखड़ के ये रेजिग्नेशन करने का? क्योंकि हेल्थ कंसर्न तो कहीं से लगता नहीं है। हेल्थ कंसर्न होता तो उसके लिए उनको सेशन के कमेंट्स होने का वेट करने की जरूरत नहीं थी ना। हेल्थ कंसर्न एकदम से सेशन शुरू होने के साथ कैसे हो सकता है? सो दैट इज नॉट समथिंग जो उस पर आपको जाना चाहिए। लेकिन ये जिस तरह की एक बड़ी खबर आई है, ये बहुत बड़ी घटना है। किसी सरकार के दौरान वाइस प्रेसिडेंट का इस तरह से रेजिग्नेशन देना, जो भी कारण है पीछे, कारण उनके अपने क्रिएटेड हो सकते हैं, लेकिन उसमें सिंपैथी ना मुझे फिर धनखड़ के साथ है और ना ही मुझे फिर सरकार के साथ है, क्योंकि आपने एक ऐसे ही शख्स को जो डिजर्व ही नहीं करते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी टेल दिस टू यू, मैं पहले भी यही बोल रही थी, आज भी यही बोलूंगी, ही डिड नॉट डिजर्व दैट काइंड ऑफ एन ऑफिस। और उनको उस ऑफिस पर जब आपने बिठा दिया तो भुगती। वहीं जब ऐसे शख्स को आप ऐसी जगह पर, ऐसे बड़े पद पर बिठाएंगे, तो उनसे आप यही उम्मीद कर भी सकते हैं। लेकिन वहीं पर आप देखिए जिस तरह से फॉल आउट पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, जैसे कि यूपीए 2 के दौरान था ना, कि सरकार के खिलाफ उन्हीं के लोग निकल के और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये पार्टी कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। निशिकांत दुबे आकर कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हुए हमारा फेस, तो फिर ये पार्टी 150 सीट भी नहीं ला पाएगी। तो आपको दिखाई देता है दैट एवरीथिंग इज जस्ट नॉट राइट विद इन द पार्टी। और इसीलिए जो ये खामोशी है, आप देखेंगे आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से सिर्फ चुप्पी दिखाई दे रही होगी। चुप्पी इसीलिए है क्योंकि ये बोला गया है कि कुछ कहना नहीं है, ये बोला गया है कि चुप रहना है, इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं, इस पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमारे देश का मीडिया सही बहस कर रहा होता, हमारे देश का मीडिया
हर तरह के मुद्दों पर निष्पक्षता से रिपोर्ट कर रहा होता तो वो जाहिर सी बात है इस मुद्दे पर दिन भर जैसे किसी एक टॉपिक को जब इनके एजेंडा से जुड़ा हुआ होता है उसको लीच की तरह पकड़ लेते हैं और दिन भर उसी पर बात करते रहते, बहस करते रहते। तो इस पर भी इसी तरह से करते। लेकिन जब बोलने के लिए यहाँ पर ही मना किया गया है तो बोलने के लिए तो वहाँ पर भी मना है, और फिर आप बुलाएंगे किसको, क्योंकि प्रवक्ता तो बोलेंगे नहीं, वो आएंगे भी नहीं। एंड देन दे ऑलवेज डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स यू हैव टू डू। ये तो फैक्ट है, आपको दिखाई देता ही है किस तरह के टॉपिक्स हैं, कैसे सवाल इन डिबेट्स में होते हैं। तो इनका मुद्दा थोड़ा बहुत उसको छुएंगे और उसके बाद सारी बहस इस तरफ चली जाएगी और जा ही रही है कि जी अगला वीपी कौन होगा। अरे वीपी तो जो भी होगा, ये बात तो है ही कि इस वक्त एक डर्थ ऑफ पीपल हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। इनके पास कोई लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट पद पर अभी तक कोई वैसे ही नहीं है। अब ये एक और क्राइसिस इनके सामने है और हर बार एक नाम हमारे सामने आता है, जेपी नड्डा, या फिर बोलेंगे राजनाथ सिंह। अगर राजनाथ सिंह वहां तो फिर आप सोचिए ना, फिर आप इधर से उधर ही लोगों को बिठाएंगे बिकॉज यू डोंट हैव पीपल विद। तो आप ये जरा सोचिए कि मीडिया जब बात नहीं करेगा क्योंकि प्रवक्ता कुछ बोलेंगे नहीं, तो ये सारी खबरें आपको वहां से नहीं मिलेंगी, आपको सोशल मीडिया से और हम लोगों से ही मिलेंगी जितनी अंदर खाने की खबरें हैं। उसके साथ ही मैं बोलते हुए ये भी बोल दूं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, आई डोंट हैव एनी सिंपैथीज विद जगदीप धनखड़ बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ जिस तरह से कांग्रेस अब उनके सपोर्ट में आगे से विरोध करना है, क्योंकि आपका काम है सरकार की के कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आपको विरोध करना है। बिल्कुल बात सही है, आप करेंगे, दैट्स योर पॉलिटिक्स। पर कम से कम शब्दों का तो चयन ठीक कर लीजिए। आप हमारे सामने ये कैसे बोल रहे हैं जिनके खिलाफ खुद 6 महीने पहले तक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहे थे, जिनके ऊपर इतने आरोप आप खुद लगा चुके हैं बायसनेस की, जिनकी खुद आप मिमिक्री कर चुके हैं, हाँ आप उनका मजाक बना चुके हैं, एंड यू नेवर लाइक्ड हिम, नन ऑफ यू हैव एवर लाइक्ड हिम। और अचानक से आप ऐसे लंबे लंबे निबंध प्रवचन के तौर पर उनके लिए लिखेंगे कि एकदम देख के लगेगा अरे बाप रे, तो साक्षात भगवान ही यहाँ पर थे जिनको हटा दिया गया। श्री श्री 1008 नहीं लगाया, यही इन पे गनीमत रही। तो इस तरह की बात बोलेंगे तो ये कभी गले से नीचे नहीं उतरेगी। आई डोंट हैव सिंपैथी फॉर एनी काइंड ऑफ सच पर्सन। डिजर्व ही नहीं करते थे उस पोजीशन पर आना। उनको पश्चिम बंगाल का भी गवर्नर बना दिया, वो भी बड़ी चीज़ थी। अब क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ। अब वही किसान पुत्र, कृषक, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल जयराम रमेश ने शुरू कर दिया, कांग्रेस शुरू कर रही है। पहले जगदीप धनखड़ अपने लिए ये इस्तेमाल करते थे ऑपोजिशन के खिलाफ, जब वो उनको कुछ बोलते थे तो अपना किसान कार्ड वो तब खेलते थे, और अब ये किसान कार्ड ऑपोजिशन उनके पक्ष में आने के लिए कर रही है। तो ऐसी क्या सांठगांठ इनकी ऑपोजिशन के साथ थी जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को, इससे पहले कि वो एक बड़ा कारण बन जाए पार्टी के लिए एम्बैरसमेंट का, कि उनसे रेजिग्नेशन कराया गया। और भी बहुत सारी डिटेल्स जैसे जैसे हम तक पहुंचेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें मैं जगदीप धनखड़ पुराण आपको दिखाऊंगी। कितने अच्छे ये राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर थे, वो आपको एक एक क्लिप देखने को मिलेगी और उसके बाद खुद जज कीजिएगा कि आखिर ऑपोजिशन क्यों इनको इस तरह से सपोर्ट करने में लगा हुआ है, जबकि हम खुद देख चुके हैं कि किस तरह का उसमें तो होना चाहिए ना, फीलिंग ऐसी आनी चाहिए, गुड रिडंस। सवाल कीजिए जैसे मैं सवाल कर रही हूँ, बिल्कुल सरकार में क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये एक बड़ा फैसला, ये एक बड़ा इंसिडेंट है बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पर्सन मुझे उनका सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी को उनका सपोर्ट इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और खेलना शुरू हो चुके होंगे शायद जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन उनका पास्ट नहीं भुलाया जा सकता है ना। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट पोस्ट इट इज़ अ वेरी बिग स्टोरी, बड़ी घटना है, और इसके लिए मोदी सरकार में बहुत कुछ ठीक नहीं है, उसको दिखाने के लिए ये एक ट्रेलर है। इस पर बोलिए, ऑपोजिशन को इस पर बोलना चाहिए, पर अचानक से इनका ऐसे हृदय परिवर्तन हो गया और ये बहुत अच्छे लगने लग गए, तो हमारे भी गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि इस तरह के एक्शंस इवन ऑपोजिशन के कभी नहीं रहे हैं उनके। आप मेरी राय से सहमत हैं क्या? आप मेरी बातों से सहमत हैं और जो मैं आपको खबर बता रही हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वहीं इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, इन्हीं सब माध्यमों से, मेरे माध्यम से, सोशल मीडिया से ही आपको असल खबर पता चल पाएगी, न्यूज़ चैनल्स में नहीं मिलने वाली है। ये शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। सत्यमेव जयते। तो दोस्तों, अगर हमारे देश का गोदी मीडिया साक्षी जोशी मैडम जैसा निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता करे तो हमारे देश को बदलने में भाई देरी नहीं लगेगी।
आखिर सच बोलने की भी हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो इस वीडियो को देखने के बाद दिल को बहुत ही सुकून मिला है कि ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जो कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं और सच बोलने से बिल्कुल नहीं कतराते।